चलो दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग मध्य प्रदेश के प्रशासन के बारे में पढ़ेंगे। तो ये 8वां लेक्चर होने वाला है इस सीरीज का। चलिए देखते हैं। मध्य प्रदेश राज्य का अस्तित्व स्वतंत्रता के उपरांत वर्ष 1947 से ही था, परंतु मध्य प्रदेश की सीमाएं राज्य पुनर्गठन आयोग 1953 की सिफारिश पर निर्धारित की गई थी। 29 दिसंबर 1953 को भारत सरकार ने न्यायमूर्ति सैयद फजल अली की अध्यक्षता में राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना की थी। इस आयोग के 2 सदस्य पंडित हृदयनाथ कुंजरू एवं डॉक्टर के एम पडिक्कर थे। इस आयोग ने शुद्ध भाषाई आधार पर राज्यों के पुनर्गठन की सिफारिश की थी। इसके आधार पर मध्य प्रदेश राज्य की 1 नवंबर 1956 को स्थापना की गई थी। वर्ष 1956 में मध्य प्रदेश राज्य की सीमा में निम्नलिखित परिवर्तन किए गए थे। बुल्ढाना, यवतमाल, वर्धा, अकोला, अमरावती, नागपुर, भंडारा, चांदा जैसे 8 मराठी जिलों का तत्कालीन मुंबई राज्य में सम्मिलित या विलय कर दिया गया था। इसके अतिरिक्त प्रदेश का भाग मध्य प्रदेश में सम्मिलित किया गया। राजस्थान के कोटा जिले की सिरोंज तहसील को मध्य प्रदेश के बिरसा जिले में शामिल किया गया तथा मंदसौर जिले की भानपुरा तहसील सुनील टप्पा को छोड़कर शेष मध्य भारत राज्य के भाग को मध्य प्रदेश राज्य में सम्मिलित किया गया था। मध्य प्रदेश जो पार्ट सी स्टेट के अंतर्गत शामिल था का मध्य प्रदेश में विलय कर दिया गया। संपूर्ण भोपाल राज्य मध्य प्रदेश का भाग बन गया। इस प्रकार मध्य प्रदेश राज्य का प्रशासनिक रूप से पुनर्गठन किया गया। 1 नवंबर 1956 को नवगठित मध्य प्रदेश का क्षेत्रफल वर्ष 1951 की जनगणना के आधार पर 4,43,446 वर्ग किलोमीटर था। मध्य प्रदेश के प्रथम राज्यपाल के रूप में डॉक्टर पिटाभी सीतारामैया को 31 अक्टूबर 1956 को मध्य रात्रि में भोपाल के प्रसिद्ध मिंटो हॉल में तत्कालीन मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश एम हिदायतुल्लाह द्वारा शपथ ग्रहण करवाई गई। इसके उपरांत राज्यपाल ने पंडित रविशंकर शुक्ल को मध्य प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ग्रहण करवाई। मध्य प्रदेश के निर्माण के समय मध्य प्रदेश में 43 जिले एवं 8 संभाग थे। मध्य प्रदेश के गठन के पश्चात भी राज्य की सीमा में समय समय पर परिवर्तन होते रहे। इसी के अंतर्गत वर्ष 1972 में 2 जिलों सीहोर से पृथक होकर भोपाल एवं दुर्ग से पृथक कर राजनांदगांव जिले का निर्माण किया गया। इस प्रकार से मध्य प्रदेश में जिलों की संख्या बढ़कर 45 हो गई थी। शुरू में 43 थी। वर्ष 1982 में मध्य प्रदेश में नए जिलों के गठन हेतु बी.आर. दवे की अध्यक्षता में एक जिला पुनर्गठन आयोग का गठन किया गया था। इस आयोग का गठन विद्यमान जिलों की सीमाओं में सुधार के लिए किया गया था। इस आयोग की सिफारिश पर मध्य प्रदेश शासन के द्वारा 25 मई 1998 को 10 जिलों के गठन का निर्णय लिया गया। इसके उपरांत क्षेत्रीय विवाद उत्पन्न होने के कारण वर्ष 1998 में सिंहदेव समिति का गठन किया गया तथा इस समिति की अनुशंसा पर 6 नए जिलों का निर्माण कर लिया गया। इस प्रकार 1998 में कुल 16 नए जिलों का निर्माण किया गया। 25 मई 1998 में 10 नए जिलों का गठन किया गया। इसमें से वर्तमान मध्य प्रदेश के 4 जिले बड़वानी, कटनी, श्योपुर, डिंडोरी स्थित हैं, जबकि शेष 6 जिले वर्तमान छत्तीसगढ़ राज्य में स्थित हैं। और जुलाई 1998 में 6 नए जिलों का निर्माण किया गया। इन जिलों में वर्तमान मध्य प्रदेश के 3 जिले हरदा, उमरिया एवं नीमच स्थित हैं, जबकि शेष 3 जिले वर्तमान में छत्तीसगढ़ राज्य में स्थित। इस प्रकार मध्य प्रदेश में जिलों की संख्या बढ़कर 61 एवं संभाग 12 हो गए। 1 नवंबर 2000 को मध्य प्रदेश का विभाजन किया गया और भारत के 26वें राज्य के रूप में छत्तीसगढ़ राज्य का निर्माण हुआ, जिससे 16 जिले और 3 संभाग छत्तीसगढ़ राज्य में चले गए। इस कारण मध्य प्रदेश में 45 जिले एवं 9 संभाग शेष रह गए। इस प्रकार मध्य प्रदेश राज्य का वर्तमान स्वरूप अस्तित्व में आया। 15 अगस्त 2003 को मध्य प्रदेश शासन ने बोस समिति की सिफारिश के आधार पर मध्य प्रदेश में 3 नए जिले गुना से अशोकनगर, शहडोल से अनूपपुर एवं खंडवा से बुरहानपुर का निर्माण किया, जिससे प्रदेश में जिलों की संख्या बढ़कर 48 हो गई। तदुपरांत 17 मई 2008 को 49वें जिले के रूप में झाबुआ से अलीराजपुर तथा 24 मई 2008 को 50वें जिले के रूप में सीधी से सिंगरौली का निर्माण किया गया। फिर 14 जून 2008 को मध्य प्रदेश शासन ने शहडोल संभाग का गठन किया। इस प्रकार मध्य प्रदेश में 50 जिले और 10 संभाग हो गए। 16 अगस्त 2013 को शाजापुर की आगर मालवा तहसील को मध्य प्रदेश का 51वां जिला बनाया गया तथा 1 अक्टूबर 2018 को मध्य प्रदेश के 52वें जिले के रूप में टीकमगढ़ जिले से पृथक करके निवाड़ी जिले का निर्माण किया गया। 13 अगस्त 2023 को मध्य प्रदेश का 53वां जिला रीवा से पृथक कर मऊगंज, 5 अक्टूबर 2023 को छिंदवाड़ा से अलग कर पढ़ुरना और 24 पढ़ुरना को 54वां जिला एवं सतना से अलग कर मैहर को मध्य प्रदेश का 55वां जिला बनाया गया। इस प्रकार वर्तमान मध्य प्रदेश में 55 जिले एवं 10 संभाग हैं, जबकि 11वें संभाग के रूप में छिंदवाड़ा का गठन प्रस्तावित है। इस प्रकार मध्य प्रदेश राज्य के गठन से लेकर वर्तमान तक मध्य प्रदेश राज्य की भौगोलिक अवस्था में विभिन्न परिवर्तन आए, लेकिन इन परिवर्तनों का मध्य प्रदेश राज्य की प्रशासनिक व्यवस्था पर सीमित प्रभाव दृष्टिगोचर होता है। इसके अतिरिक्त राज्य प्रशासन को मुख्यतः 3 भागों में बांटा जा सकता है।
मध्य प्रदेश का राज्य प्रशासन, संभागीय प्रशासन, जिला प्रशासन और तहसील एवं विकासखंड प्रशासन, 3 भागों में इसको बांटा जा सकता है। वर्तमान मध्य प्रदेश में राज्य की प्रशासनिक संरचना निम्न प्रकार से है। तो राज्यपाल सबसे ऊपर है, विधानसभा में मुख्यमंत्री एवं मंत्रिपरिषद, उसके नीचे सचिवालय, फिर संभाग आयुक्त और फिर जिला कलेक्टर होता है। ये है संरचना। संभागीय प्रशासन, तो राज्य में प्रशासन का एक महत्वपूर्ण स्तर संभाग है। संभाग जिला एवं राज्य प्रशासन के बीच स्थित प्रशासनिक क्षेत्र है। संभागीय प्रशासन का अभिप्राय उन संगठनों से है जो राज्य स्तर से नीचे लेकिन जिला स्तर से ऊपर कार्य करते हैं। राज्य स्तर से नीचे लेकिन जिला स्तर से ऊपर कार्य करते हैं। प्रशासनिक सुविधा की दृष्टि से किसी राज्य को कई संभागों में बांटा जा सकता है। किसी संभाग में प्रायः 3 से 8 जिले होते हैं, किंतु एक ही राज्य में एक संभाग दूसरे संभाग में जिलों की संख्या अलग अलग भी हो सकती है। संभाग के प्रभारी को संभागीय आयुक्त भी कहते हैं। मध्य प्रदेश प्रशासनिक तौर पर वर्तमान में 10 संभागों और 55 जिलों में बटा हुआ है। राज्य में संभाग के अनुसार जिले इस प्रकार हैं। तो मध्य प्रदेश के संभाग और जिले, सबसे पहले हम लोग जबलपुर संभाग में देखते हैं। जबलपुर संभाग में कौन कौन से जिले हैं? जबलपुर है, कटनी है, नरसिंहपुर है, छिंदवाड़ा है, पडरौना है, सिवनी है, मंडला है, डिंडोरी है और बालाघाट है। ग्वालियर संभाग में अशोकनगर है, शिवपुरी है, दतिया है, गुना है और ग्वालियर है। चंबल संभाग में शिवपुरी है, मुरैना है और भिंड है। रीवा संभाग में रीवा है, मऊगंज है, सीधी है, सिंगरौली है, सतना है और मैहर। उज्जैन संभाग में देवास है, रतलाम है, शाजापुर है, उज्जैन है, आगर मालवा है, मंदसौर है एवं नीमच है। सागर संभाग में सागर है, दमोह है, पन्ना है, छतरपुर है, टीकमगढ़ है एवं निवाड़ी है। फिर नर्मदापुरम संभाग में होशंगाबाद है, हरदा है और बैतूल है। शहडोल संभाग में शहडोल है, उमरिया है और अनूपपुर है। भोपाल संभाग में भोपाल है, रायसेन है, राजगढ़ है, सीहोर है एवं विदिशा है। इंदौर संभाग में इंदौर, धार, झाबुआ, अलीराजपुर, खरगोन, बड़वानी, खंडवा एवं बुरहानपुर जिले स्थित हैं। संभागीय आयुक्त, तो संभागीय आयुक्त आमतौर पर विभाग के जिला स्तर के अधिकारियों की देखरेख करता है। विभाग के जिला स्तर के अधिकारियों की देखरेख करता है। संभागीय आयुक्त भारतीय प्रशासनिक सेवा IAS का वरिष्ठ अधिकारी होता है। संभागीय आयुक्त संभाग का प्रतिनिधित्व करता है। वह जिला अधिकारियों से लेखों प्रतिवेदनों की मांग करता है। संभागीय आयुक्त जिले अधिकारियों के राजस्व प्रकरणों से संबंधित अपीलों पर सुनवाई करता है। संभागीय आयुक्त का कार्यकाल संबंधित जिला मुख्यालय में स्थित होता है। तो संभागीय आयुक्त का कार्यालय संबंधित जिला मुख्यालय में स्थित होता है। स्वतंत्रता के पश्चात वर्ष 1948 में मध्य प्रदेश ने संभागीय आयुक्त का पद समाप्त कर दिया था, किंतु मध्य प्रदेश के पुनर्गठन के साथ वर्ष 1956 में इस पद व्यवस्था को पुनः स्थापित कर दिया गया। तब से यह संस्था निरंतर कार्य कर रही है। वर्तमान में राज्य में 10 संभागों में चंबल, भोपाल, ग्वालियर, उज्जैन, इंदौर, होशंगाबाद, सागर, जबलपुर, रीवा एवं शहडोल का समावेशन है। संभागीय आयुक्त मुख्यतः एक समन्वयक संस्था है। वह जिला स्तर के अधिकारियों के कार्यों का अनुश्रवण करता है। वह जिलाधिकारियों से समय समय पर प्रतिवेदन और लेखे जोखे की मांग करता है तथा निर्देश एवं निर्देशन देता है। वह जिला स्तर के अधिकारियों का तकनीकी पथ प्रदर्शन करता है। पंचायती राज संस्थाओं के कार्यों का अनुश्रवण तथा सर्वांगीण विकास को सुनिश्चित करने के लिए संचालित योजनाओं एवं गतिविधियों पर नजर रखना उसका कार्य है। संभाग से संबंधित सांख्यिकी का एकत्रीकरण, कुछ अनुदान संवितरण, शासन या राजस्व मंडल को प्रतिवेदन भेजना, गोपनीय चित्रावली लिखना, विशेष शस्त्रों के लाइसेंस प्रदान करना आदि इसके प्रमुख कार्य हैं। हाल ही में होशंगाबाद संभाग का नाम बदलकर नर्मदापुरम संभाग कर दिया गया है, जिसमें होशंगाबाद, हरदा एवं बैतूल जिलों का समावेशन है। जिला प्रशासन, तो मध्य प्रदेश का विशाल प्रशासनिक तंत्र में 55 जिलों का समावेशन है। यहाँ के जिला प्रशासन के को कार्यों की विविधता के आधार पर 6 समूहों में बांटा गया। ये समूह इस प्रकार हैं: नियामक कार्य, विकासात्मक कार्य, स्थानीय कार्य, निकायों संबंधित कार्य, निर्वाचन संबंधी कार्य, आपात कार्य, अपशिष्ट कार्य इत्यादि। मध्य प्रदेश में जिला प्रशासन की संरचना 3 स्तरों से मिलकर बनी है। यह स्तर है जिला, अनुविभाग एवं तहसील। यह स्तरीकरण समान प्रशासन की दृष्टि से है, जबकि विकास कार्यों के लिए प्रशासन की इकाइयां विकास खंड है। जिले का प्रमुख प्रशासनिक अधिकारी जिलाधीश होता है। इसके साथ अन्य विभागों के जिला अधिकारी भी अपने अपने विभागों के जिला प्रमुख होते हैं। जिलाधीश, तो एक बार ये पूरा संरचना देख लेते हैं। जिलाधीश कार्यालय, कलेक्टर, जिलाधीश कार्यालय में कलेक्टर बैठता है। तो इसको हम 2 भागों में बांट सकते हैं, एक कार्यालय, दूसरा प्रशासनिक संगठन। तो कार्यालय में कार्यालय अधीक्षक होता है, फिर सहायक कार्यालय अधीक्षक होता है, शाखा प्रमुख होता है और कर्मचारी वर्ग फिर आते हैं, स्टाफ वगैरह आते हैं। प्रशासनिक संगठन में सबसे ऊपर DM यानी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, जिसे कलेक्टर कहते हैं, बैठता है। उसके नीचे ADM अपर कलेक्टर बैठता है। फिर उसके नीचे SDM
अनुभागीय अनुविभागीय दंडाधिकारी बैठता है, एसडीएम। सब डिविजनल मजिस्ट्रेट बैठता है। उसके नीचे तहसीलदार, फिर उसके नीचे नायब तहसीलदार होता है, उसके नीचे राजस्व निरीक्षक, फिर पटवारी, फिर ग्राम सचिव, ग्राम सहायक सचिव और लास्ट में ग्राम कोटवार होता है। तो ये याद रखिएगा। डीएम, एडीएम, एसडीएम, तहसीलदार, नायब तहसीलदार, राजस्व निरीक्षक, पटवारी, ग्राम सचिव, ग्राम सहायक सचिव और ग्राम कोटवार। चलिए अब जिलाधीश के बारे में पढ़ते हैं। तो कलेक्टर नाम की संस्था हमें औपनिवेशिक भारत की देन है। वर्ष 1772 में बंगाल के तत्कालीन गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग ने इस पद का सृजन किया था। ईस्ट इंडिया कंपनी से लेकर आज तक कलेक्टर जिला प्रशासन की धुरी रहा है। वह भारतीय प्रशासनिक सेवा का सदस्य है। कलेक्टर आज भी सत्ता, प्रतिष्ठा, सम्मान और आकर्षण का विषय माना जाता है। स्वतंत्रता पश्चात अन्य राज्यों की तरह मध्य प्रदेश में भी कलेक्टर की सामाजिक आर्थिक परिवर्तन के प्रमुख अभिकरण के रूप में भूमिका मुख्य रही है। मध्य प्रदेश में लोकतांत्रिकरण एवं बढ़ती राजनीतिक जागरूकता ने कलेक्टर को अधिक जवाबदेह एवं पारदर्शी बनाया है। प्रदेश का कलेक्टर आज लोक प्रशासक के साथ साथ लोक सेवक भी है। अब हम लोग महत्वपूर्ण तथ्य देख लेते हैं। सर्वप्रथम वर्ष 1829 में लॉर्ड विलियम बेंटिंग द्वारा कलेक्टर और न्यायिक मजिस्ट्रेट के कार्यों की देखरेख करने के लिए संभागीय राजस्व आयुक्त के रूप में इस संस्था की स्थापना की गई थी। जिला डिस्ट्रिक्ट सर्वप्रथम 1776 में कलकत्ता जिले के दीवान के संदर्भ में प्रस्तुत किया गया था। मध्य प्रदेश में कलेक्टर मुख्यतः 4 प्रकार की भूमिकाओं का निर्वहन करता है। कौन कौन से भूमिकाएं होती हैं? पहली है जिला विकास अधिकारी के रूप में। कल्याणकारी राज्य की स्थापना के पश्चात भारत में कलेक्टर की भूमिका में विकास कार्यों में वृद्धि हुई है। पंचायत राज के गठन के साथ ही कलेक्टर के विकास संबंधी दायित्व और बढ़ा दिए गए हैं। इस स्वरूप में वह जिले के विकास कार्यों में समन्वय स्थापित करता है, विकास में अवरोधक घटकों को हटाता है, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अल्पसंख्यक, पिछड़ा वर्ग, महिला एवं बच्चों के लिए चलाई जा रही योजनाओं पर नजर रखता है। जिला मजिस्ट्रेट के रूप में, तो इस रूप में वह जिले में फौजदारी प्रशासन का संचालन करता है। इसके तहत जेल और पुलिस पर नियंत्रण रखना, अशांति होने की आशंका होने पर आदेश प्रचारित करना, वृक्ष काटने की अनुमति देना, पार पत्र एवं वीजा प्रदान करने की सिफारिश करना आदि शामिल है। अब जिला प्रशासक के रूप में, जिला प्रशासक के रूप में जिले के तहसीलदारों एवं नायब तहसीलदारों की पदस्थापना, स्थानांतरण एवं अवकाश, जिलाधीश कार्यालय एवं अधीनस्थ कार्यालयों में कर्मचारियों की नियुक्ति करना, जनता एवं अधिकारियों से भेंट करता है। राजस्व अधिकारी के रूप में राजस्व संग्रहण का मुख्य कार्य है। इस रूप में वह तकाबी ऋण का वितरण एवं वसूली, भू अधिग्रहण कार्य, बकायों का संग्रहण, कृषि सांख्यिकी का संग्रहण, मुआवजा भुगतान आदि कार्य करता है। इस प्रकार जिला प्रशासन में कलेक्टर की अहम भूमिका होती है। जिला कलेक्टर निर्वाचन के समय जिला पीठासीन अधिकारी के दायित्व का निर्वहन भी करता है। उपयुक्त संलग्न गतिविधियों में राज्य प्रशासनिक सेवा के अधिकारी जैसे मुख्य कार्यपालन अधिकारी, अतिरिक्त कलेक्टर, संयुक्त कलेक्टर, डिप्टी कलेक्टर और अधीक्षक भू अभिलेख जिलाधीश की मदद करते हैं। अब हम लोग तहसील प्रशासन, तालुका एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में पढ़ेंगे। तहसील एक कार्यालय, तहसील प्रशासन भू राजस्व के एकत्रण, तहसील प्रशासन भू राजस्व के एकत्रण, मुकदमों की सुनवाई तथा भू अभिलेख के संधारण सहित आम जनता की प्रशासनिक आवश्यकताएं पूरी करता है। तहसील कार्यालय का प्रभारी तहसीलदार होता है। इसके साथ ही अतिरिक्त तहसीलदार, नायब तहसीलदार, राजस्व अधिकारी, पटवारी, कर्मचारी आदि होते हैं। तहसील अरबी भाषा का शब्द है जो सरकारी मालगुजारी वसूल करने से संबंधित इकाई है। भारत में तहसील प्रशासन का विकास ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा वर्ष 1801 में स्वयं की राजस्व नीति की घोषणा के साथ जुड़ा हुआ है। राजस्व नीति के क्रियान्वयन हेतु तहसीलदार के पद का सृजन किया गया। फिर भी व्यवस्थित रूप से तहसीलदार की नियुक्ति का प्रावधान भारत शासन अधिनियम 1857 में किया गया था। स्वतंत्रता के पश्चात भारत के राज्यों ने शासन की मूल इकाई के रूप में तहसील को अपने मूल स्वरूप में स्वीकार कर लिया। प्रदेश के पुनर्गठन के बाद मध्य प्रदेश ने अपनी तहसीलों की संरचना में कोई बदलाव नहीं किया, किंतु उसके कार्य क्षेत्र में निश्चित ही परिवर्तन किए। वर्तमान मध्य प्रदेश में 428 तहसीलें हैं। मध्य प्रदेश में तहसील प्रशासन मुख्यतः भू राजस्व, भू अभिलेख, दंडाधिकारी, कोषालय, सामान्य प्रशासन एवं कलेक्टर द्वारा सौंपे गए कार्यों के लिए उत्तरदायी है। ग्रामीण जन का सीधा संपर्क तहसील से ही होता है। सामान्यतः यह लघु जिला कहलाता है, जहां विभिन्न विभागों के कार्यालय स्थित होते हैं। मध्य प्रदेश में तहसील कार्यालय में तहसीलदार सहित कई शाखाएं होती हैं, जो कि इस प्रकार है। तहसीलदार प्रमुख शाखा है, नायब तहसीलदार मुख्यालय शाखा है, भू अभिलेख शाखा है,
राजस्व शाखा है, न्याय शाखा है, संस्थापक शाखा है, लेखा शाखा है, पत्र प्राप्ति एवं पोषण शाखा है, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी शाखा है। अब हम तहसीलदार के बारे में पढ़ते हैं। तो तहसील का सर्वोच्च प्रशासनिक अधिकारी तहसीलदार होता है। मध्य प्रदेश में ये पद नायब तहसीलदार से पदोन्नत हुए पदाधिकारियों द्वारा भरा जाता है। भू राजस्व अधिकारी के रूप में वह भू अभिलेखों, नक्शों और सूचनाओं को सुरक्षित रखता है, भू राजस्व एकत्र करता है, पटवारी व राजस्व निरीक्षकों के कार्यों का निरीक्षण करना, गांव की भूमि का खसरा, नक्शा, नामांतरण आदि कार्य करता है। न्यायिक अधिकारी के रूप में वह कृषि भूमि सीमा विवाद, उत्तराधिकार, अंतरण, नामांतरण संबंधी विवाद, भू मुआवजे के मामले आदि वह देखता है। विकास खंड ब्लॉक डेवलपमेंट। तो भारत में एक कल्याणकारी राज्य के रूप में विकास प्रशासन को स्वीकार किया गया है। मध्य प्रदेश की 73.54% जनसंख्या गांवों में निवास करती है, अतः ग्रामीण विकास राज्य प्रशासन की प्रमुख चुनौती है। ग्रामीण विकास कार्यों को गति देने के उद्देश्य से एक पृथक इकाई विकासखंड बनाई गई। विकासखंड मुख्यतः विकास से जुड़ी योजनाओं, कार्यक्रमों, नीतियों एवं निर्णयों के क्रियान्वयन का प्रमुख अभिकरण है। मध्य प्रदेश में कुल 313 विकास खंड हैं, जिनमें 89 आदिवासी विकास खंड है। मध्य प्रदेश में विकास खंड स्तर पर मुख्य कार्यपालन अधिकारी, विकास खंड अधिकारी तथा विकास खंड शिक्षा अधिकारी होते हैं। जिला प्रशासन की भांति विकास खंड जनपद विकास प्रशासन की मूलभूत इकाई होती है। विकास खंड सर्वप्रथम वर्ष 1952 के सामुदायिक विकास कार्यक्रम के पश्चात बनाया गया। मध्य प्रदेश में वर्ष 1956 में विकास खंड को ग्रामीण विकास का स्थानीय केंद्र माना गया, जिसका प्रमुख विकास खंड अधिकारी बीडीओ होता है। इसे प्रदेश में वर्तमान में मुख्य कार्यपालन अधिकारी कहा जाता है। यह राज्य सिविल सेवा का द्वितीय श्रेणी का अधिकारी होता है। इसके प्रमुख कार्य निम्नलिखित हैं। पहला, संपूर्ण विकास योजनाओं का नियंत्रण एवं पर्यवेक्षण करता है। विकास खंड के प्रशासनिक प्रमुख की हैसियत से विकास संबंधी मामलों में जनपद पंचायत को सलाह देता है। वह विकास संबंधी कार्यों में जिला विकास अधिकारी आईएएस को प्रतिवेदन देता है। विकास खंड के अधीन समस्त कर्मचारियों पर नियंत्रण रखता है। जनता में विकास कार्यों के प्रति रुचि जागृत करना व उनमें सहयोग लेता है। विकास संबंधी अनेक कार्यक्रमों में समन्वय करता है। वह उच्च अधिकारियों के निर्देशों का क्रियान्वयन करता है तथा इस हेतु समय समय पर अपने अधीनस्थ स्टाफ की बैठकें आयोजित करता है। कर्मचारियों के कार्य कुशलता में वृद्धि हेतु कदम उठाते हैं तथा विकास खंड कार्यालय के संगठन सुव्यवस्थित करने के लिए सार्थक प्रयास करता है। विकास खंड अधिकारी अपने संपूर्ण विकास खंड का दौरा कर विकासात्मक कार्यों का क्रियान्वयन करता है। विकास संबंधी जन शिकायतों को सुनना व उनके वांछित निराकरण के लिए प्रभावी योजना बनाता है। इस प्रकार विकास खंड अधिकारी प्रशासन के विकासमय, लोक कल्याणकारी एवं समाजवादी उद्देश्यों की पूर्ति का वाहक होता है। वास्तव में वह जिला विकास अधिकारी द्वारा प्रत्योजित विकास कार्यों का क्रियान्वयन करवाता है। वह जनता के सम्मुख प्रशासन का लोक कल्याणकारी चेहरा होता है, जो संबंधित क्षेत्र के सर्वांगीण विकास के लिए उत्तरदायी होता है। मध्य प्रदेश के प्रशासनिक तंत्र के मुख्य शीर्षस्थ राज्यपाल, मुख्यमंत्री और उनकी मंत्रिमंडल, सचिवालय, मुख्य सचिव, सचिव एवं आयुक्त होता है। नेक्स्ट, सचिवालय। तो राज्य मंत्रिपरिषद को प्रशासन के कुशल संचालन में सहायता देने हेतु सचिवीय कार्य करने वाला सचिवों का कार्यालय ही राज्य सचिवालय। राज्य प्रशासन का उच्चतर स्तर होने के कारण सचिवालय का प्रमुख कार्य नीति निर्माण और विधायी कार्यों में राज्य सरकार को सहायता करना है। मध्य प्रदेश में आधुनिक सचिवालय का संगठन नवंबर 1956 में गठित किया गया था। राज्य पुनर्गठन के पूर्व विंध्य प्रांत, सेंट्रल प्रोविंस तथा मध्य भारत के लिए पृथक पृथक सचिव स्तर के कार्यालय स्थापित थे। वर्तमान में इनकी स्थिति मंत्रिमंडलीय परामर्शदात्री कार्यालय तथा सचिव प्रशासन के कार्यालय दोनों संयुक्त रूप में है। राज्य सचिवालय राज्य की वास्तविक कार्यपालिका का मस्तिष्क होता है। वह राज्य प्रशासन का हृदय कहलाता है। मध्य प्रदेश राज्य सचिवालय देश की राजधानी भोपाल के बल्लभ भवन में स्थित है। सचिवालय व्यवस्था ब्रिटिश विरासत की देन है, परंतु समता प्राप्ति के पश्चात भारत के प्रत्येक राज्य की राजधानी में राज्य सचिवालय स्थापित किए गए हैं। यह राज्य स्तर पर मंत्रिपरिषद के मंत्रियों को कार्य संपादन में महत्वपूर्ण सहायता प्रदान करता है। मध्य प्रदेश राज्य सचिवालय के अंतर्गत लगभग 52 विभाग हैं। इसका राजनीतिक प्रमुख मंत्री तथा प्रशासनिक प्रमुख सचिव होता है। संपूर्ण विभागों का एकीकृत कार्यालय ही सचिवालय कहलाता है। सचिवालय अपने कार्यों के लिए मुख्यमंत्री के प्रति उत्तरदायी होता है। राज्य सचिवालय सरकार की नीतियों और कार्यक्रम निर्धारित करने में मंत्रिपरिषद की सहायता एवं परामर्श देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अब हम लोग मध्य प्रदेश राज्य सचिवालय के कार्य देखते हैं। पहला है नीति निर्माण का दायित्व।
यद्यपि नीति निर्माण की घोषणा एवं बाह्य प्रारूप का निर्धारण मंत्री करता है, लेकिन नीतियों के निर्माण में विभिन्न आयामों से विचार विमर्श एवं नीतिगत मामलों में मंत्रियों को सहायता सचिवालय करता है। सचिवालय नीति निर्माण तथा समय समय पर उसमें परिवर्तन करके मंत्रियों की सहायता करता है। सचिवालय द्वारा नीतियों एवं कार्यक्रमों का समन्वय, उनके क्रियान्वयन पर नियंत्रण तथा उनके परिणाम की समीक्षा व पुनरावलोकन का कार्य किया जाता है। राज्य में व्यवस्थापन का प्रारूप, नियम, विनिमय लाना इसका प्रमुख कार्य होता है। प्रशासनिक समन्वय, प्रशासनिक विभागों में समन्वय एवं स्पष्टता स्थापित करना सचिवालय का प्रमुख कार्य होता है। केंद्र, राज्य सरकार एवं योजना आयोग के साथ संचार की व्यवस्था करना राज्य सचिवालय का प्रमुख कार्य होता है। क्षेत्रीय विभागों द्वारा किए गए कार्यों का मूल्यांकन, निरीक्षण, नियंत्रण एवं समन्वय करना सचिवालय का कार्य होता है। प्रशासनिक तंत्र को सुगम तथा कुशल तरीके से संचालित करना इसका मुख्य कार्य होता है। राष्ट्रपति शासन के समय राज्यपाल के निर्देशानुसार कार्य करना इसका प्रमुख कर्तव्य होता है। सचिव स्तरीय सहायता, सचिवालय में सचिव के द्वारा मंत्री को संबंधित विभाग की संपूर्ण जानकारी दी जाती है। वह विधानसभा में उठने वाले प्रश्नों के जवाब भी तैयार करता है, मंत्री को विभागीय कार्य व्यवहार से अवगत कराता है। सूचना केंद्र की स्थापना, सचिवालय राज्य शासन की क्षमता, कार्य एवं आकांक्षा का केंद्र बिंदु होता है। वह राज्य शासन को प्रत्येक तथ्य की सूचनाओं से अवगत कराता है। वह मासिक प्रतिवेदनों द्वारा शासन के कार्यों की सूचना देता है। समन्वयकारी संस्था, राज्य सचिवालय शासन के प्रत्येक स्तरों पर समस्त विभागों के बीच समन्वय स्थापित करता है। वह विवादों को सुलझाने, अतिक्रमण को हटाने तथा समन्वय द्वारा योजना पूर्ण कराने का प्रयास करता है। इस प्रकार हम देखते हैं कि राज्य सचिवालय ही वह अभिकरण है जिसके माध्यम से शासन के समस्त कार्य संचालित किए जाते हैं। वह बहुमुखी कार्यों का संपादन करता है। राज्य के विकास के लिए निर्मित विभिन्न योजनाओं का क्रियान्वयन एवं सचिवालय में बहुमुखी कार्यों का संपादन करता है। सचिवालय राज्य प्रशासन का मस्तिष्क है जो संपूर्ण विकासात्मक कार्यों को संपन्न करवाता है। वास्तविक रूप में संपूर्ण शासन एवं प्रशासन की धुरी सचिवालय। निदेशालय, डायरेक्टोरेट, तो सेक्रेटेरिएट हमने पढ़ा, अब डायरेक्टोरेट पढ़ते हैं। तो किसी राज्य की संपूर्ण प्रशासनिक संरचना मुख्यतः 3 स्तरों से निर्मित होती है। इन स्तरों में प्रथम मंत्री या राजनीतिक प्रमुख होता है, द्वितीय सचिव या प्रशासनिक प्रमुख होता है और तृतीय स्तर पर निदेशक या कार्यकारी प्रमुख होता है। यह तीसरा स्तर ही निदेशालय है जो शासन के कार्यों को क्रियान्वित करने के लिए उत्तरदायी है। यह निदेशालय सचिवालय के अधीन काम करते हैं और कार्यकारी प्रकृति के होते हैं। इन कार्यकारी संस्थाओं का प्राथमिक उत्तरदायित्व तो अपने नियंत्रण के तहत क्षेत्रीय संस्थाओं के माध्यम से सरकार की नीतियों को क्रियान्वित करना है। कार्यकारी विभागों का प्रमुख अलग अलग नामों से जाना जाता है, परंतु साधारणतः उसे विभागाध्यक्ष के नाम से संबोधित किया जाता है। वह यहाँ सामान्यतः तकनीकी व्यक्ति होता है जो मंत्रालय के तकनीकी परामर्शदाता के रूप में कार्य करता है। विशेष तथ्य, मध्य प्रदेश में राज्य शासन का सर्वोच्च अधिकारी मुख्य सचिव, चीफ सेक्रेटरी होता है। मध्य प्रदेश के प्रथम मुख्य सचिव एच.एस. कामत थे, जिनका कार्यकाल 1 नवंबर 1956 से 14 नवंबर 1963 तक था। वर्तमान में 17 जनवरी 2024 को श्रीमती वीरा राणा को मध्य प्रदेश के 34वें मुख्य सचिव के रूप में नियुक्त किया गया। संचालनालय यानी डायरेक्टोरेट, सचिवालय को सहयोग करने के लिए संचालनालय का निर्माण किया गया है। संचालनालय कार्यकारी प्रकृति के होते हैं जो शासन के कार्यों को क्रियान्वित करने के लिए उत्तरदायी है। संचालनालय कार्यकारी संस्थाएं हैं जिनका प्राथमिक उत्तरदायित्व तो अपने नियंत्रण के अंतर्गत संस्थाओं के माध्यम से सरकार की नीतियों को क्रियान्वित करना है। मध्य प्रदेश में प्रत्येक मंत्रालय के अधीन एक या उसमें अधिक संचालनालय गठित किए जाते हैं। मध्य प्रदेश में मुख्यतः 62 संचालनालय हैं, जैसे जनसंपर्क संचालनालय, जनजाति एवं पिछड़ा वर्ग संचालनालय, अनुसूचित जाति संचालनालय, खेल एवं युवा कल्याण संचालनालय, कृषि संचालनालय, सिंचाई निदेशालय, श्रम निदेशालय, नगर एवं ग्रामीण निदेशालय, लोक शिक्षण संचालनालय, राजस्व संचालनालय आदि। चलिए मुख्य सचिव के बारे में पढ़ते हैं। तो राज्य प्रशासन में मुख्य सचिव का अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान होता है। राज्य सचिवालय के पद सोपान में मुख्य सचिव शीर्ष पर रहता है। यह सचिवालय के उचित एवं कुशल कार्य संचालन के लिए उत्तरदायी है। मुख्य सचिव सचिवों का मुखिया होता है तथा राजकीय लोक सेवाओं का अध्यक्ष होता है। मुख्य सचिव की नियुक्ति सामान्यतः वरिष्ठता के आधार पर होती है, परंतु कई बार वरिष्ठता के सिद्धांत की अवहेलना करके योग्यता की अवधारणा का सहारा लेकर मुख्यमंत्री द्वारा अपने विश्वास पात्र अधिकारी को इस पद पर नियुक्त कर दिया जाता है, परंतु ऐसा करने के लिए मंत्रिपरिषद का अनुमोदन आवश्यक होता है। प्रायः मुख्य सचिव भारतीय प्रशासनिक सेवा का वरिष्ठतम अधिकारी होता है। मध्य प्रदेश के शीर्षस्थ प्रशासनिक अधिकारी के रूप में मुख्य सचिव को बहुमुखी कार्यों का संपादन करना होता है। इसके द्वारा किए जाने वाले प्रमुख कार्य निम्नलिखित हैं। पहला, मुख्य सचिव मुख्यमंत्री का सलाहकार होता है। मुख्यमंत्री के कार्यों में सहायता करना, उसे आवश्यक सामग्री, आंकड़े तथा सांख्यिकी उपलब्ध कराना इस अधिकारी की महत्वपूर्ण कार्य है।
संकटकालीन समय में वह राज्य के नर्व सिस्टम की भांति कार्य करता है। वह केंद्र सरकार व अन्य राज्य सरकारों से संवाद स्थापित करने वाला प्रमुख अधिकारी होता है। वह राज्य प्रशासन का मुख्य समन्वयकर्ता होता है। वह राज्य में शांति एवं व्यवस्था बनाए रखने के लिए आवश्यक कार्यवाही करता है। वह सचिवों का प्रमुख है और अनेक समितियों का अध्यक्ष होता है। वह संपूर्ण सचिवालय का सामान्य पर्यवेक्षण एवं नियंत्रण रखता है। वह लोक सेवाओं का अध्यक्ष है तथा सरकारी सेवी वर्ग की नियुक्ति, स्थानांतरण एवं पद मुक्ति आदि की शक्तियां उसमें निहित है। और सचिवालय भवनों एवं उसके कक्षों का प्रशासनिक नियंत्रण का कार्य करता है और मंत्रियों से संलग्न स्टाफ पर, जो सचिवालय के सभी विभागों में कार्य करता है, पर्यवेक्षण का अधिकार रखता है। यह केंद्रीय रिकॉर्ड ब्रांच, सचिवालय पुस्तकालय और अधिकारी संरक्षण स्टाफ पर, जो सचिवालय के सभी विभागों में कार्य करता है, पर्यवेक्षण का अधिकार रखता है। इस प्रकार मुख्य सचिव प्रशासन तंत्र को सहायता एवं नेतृत्व प्रदान करता है। मध्य प्रदेश की प्रशासनिक व्यवस्था में मुख्य सचिव के नेतृत्व की प्रमुख भूमिका होती है। राज्य के गठन से अब तक मुख्य सचिव निम्न है। तो मुख्य सचिव जो रहे उनकी लिस्ट देख लेते हैं। तो सबसे पहले थे श्री एच.एस. कामत, ये 1956 से 1963 के बीच में रहे। श्री आर.पी. नरोना 1963 से 1968, श्री एम.पी. श्रीवास्तव 1968 से 1969, आर.पी. नायक 1969 से 1972, फिर से आर.पी. नरोना बनते हैं 1972 से 1974, फिर श्री एम.एस. चौधरी 1974 से 1975, फिर एस.सी. वर्मा 1975 से 1977, श्री एल.के. पसरीचा ये 1977 से 1980 तक रहते हैं, बी.के. दुबे 1980 से यानी 6/3/1980 से 29/10/1980, श्री जी जगतपति 1980 से 1982, श्री बीरबल 1982 से 1983, श्री ब्रह्मस्वरूप 1983 से 1985, श्री के.सी.एस. आचार्य 1985 से 1988, श्री एम.एस. सिंह दवे 1988 से 9/3/1988 से 9/3/1988 से 30/6/1988। फिर है श्री आर्यन चोपड़ा 1988 से 1989, श्री आर.एस. खन्ना 1989 से 1990, श्री आर.पी. कपूर 1990 से 1991, श्रीमती निर्मला बूच 1991 से 1993, श्री एन.एस. सेठी 1993 से 1995, श्री एस.सी. बिहार 1995 से 1997, श्री के.एस. शर्मा 1997 से 2001 विभाजन के समय, फिर श्री पी.के. मल्होत्रा 2001 से 2002, श्री ए.बी. सिंह 2002 से 2004, फिर श्री बी.के. साहा 2004 5/1/2004 से 30/9/2004, श्री विजय सिंह 2004 से 2006, श्री आर.सी. सहानी 2006 से 2010, श्री अवनी वैस 2010 से 2012, श्री आर. परशुराम 2012 से 2013, श्री एंटोनी जे.सी. डिसा 2013 से 2016, श्री वसंत प्रताप सिंह 2016 से 2018, श्री सुधीर रंजन मोहंती 2019 से 2020, श्री एम. गोपाल रेड्डी 2020 से 16/3/2020 से 24/3/2020, श्री इकबाल सिंह बैस 2020 से 2023, श्रीमती बीरा राणा 2023 से वर्तमान में। तो श्रीमती बीरा राणा मध्य प्रदेश की दूसरी महिला मुख्य सचिव हैं। 17 जनवरी 2024 से इन्हें मुख्य सचिव का स्थायी पदभार प्रदान किया गया है। 1 नवंबर 2023 को इन्हें मुख्य सचिव का अतिरिक्त प्रभार दिया गया। मध्य प्रदेश में निर्मला बूच प्रथम महिला आईएएस अधिकारी एवं प्रथम महिला मुख्य सचिव थी, जिनका मुख्य सचिव के रूप में कार्यकाल 22 सितंबर 1991 से 1 जनवरी 1993 तक था। द लॉ ऑफ टू चाइल्ड नॉर्म इन पंचायत निर्मला बूच की प्रसिद्ध पुस्तक है। निर्मला बूच का विवाह एम.एन. बूच से हुआ था, जो वर्ष 1957 में मध्य प्रदेश कैडर के अंतर्गत भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी नियुक्त हुए थे। एम.एन. बूच ने मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में नेशनल सेंटर ऑफ ह्यूमन सेटलमेंट एंड एनवायरनमेंट की स्थापना की थी। 6 अगस्त 2019 को उनकी पुस्तक एन इंडिया री इमेजिन्ड का विमोचन पूर्व प्रधानमंत्री डॉ. मनमोहन सिंह द्वारा किया गया था। निर्मला बूच। मध्य प्रदेश में द्वितीय मुख्य सचिव आर.पी. नरोना, द टेल टोल्ड बाई एन इडियट नामक प्रसिद्ध पुस्तक के लेखक हैं। आर.पी. नरोना का पूरा नाम रोनाल्ड कार्लटन विवियन पियाडे नरोना था। उन्हें वर्ष 1975 में पद्म भूषण सम्मान से सम्मानित किया गया था तथा वर्ष 2001 में उनकी स्मृति में मध्य प्रदेश के प्रशासनिक अकादमी का नाम
RCVP नरोना प्रशासनिक एवं प्रबंधकीय कर्मी रखा गया। RP नरोना मध्य प्रदेश के एकमात्र मुख्य सचिव हैं जिन्हें मध्य प्रदेश में सर्वाधिक लंबे कार्यकाल के रूप में 2 बार मुख्य सचिव पद से शोभित करने का गौरव प्राप्त हुआ। प्रथम बार उनका कार्यकाल 25 नवंबर 1963 से 1 फरवरी 1968 तक, तो दूसरी बार 6 सितंबर 1972 से 14 अप्रैल 1974 तक था। मध्य प्रदेश में 1970 में लग रहा प्रशासन काल के दौरान उन्हें राज्यपाल का सलाहकार नियुक्त किया गया था मध्य प्रदेश में। फिर सचिव, सेक्रेटरी, तो मध्य प्रदेश की प्रशासनिक व्यवस्था में मुख्य सचिव की अहम भूमिका होती है, परंतु कुछ स्थानों पर अर्थात कुछ विभागों में इनके साथ सचिव भी मुख्य सचिव के साथ पदस्थ रहते हैं। इसके कार्य निम्नानुसार हैं। सचिव के कार्य क्या क्या होते हैं? तो राज्य प्रशासन में मुख्य सचिव की सहायता है सचिव के कार्य महत्व रखते हैं। सचिव के कार्य निम्नलिखित हैं। पहला, सचिव मंत्रियों का प्रशासनिक एवं नीति विषयक परामर्शदाता की भूमिका निभाता है। सचिव अपने विभाग को सभी गतिविधियों के लिए उत्तरदायी होता है। सचिव अपने विभाग की सभी गतिविधियों के लिए उत्तरदायी होता है। वह शासन के सभी कार्य क्षेत्रों में अपने विभागों का प्रतिनिधित्व करता है। वह अपने अधीनस्थ अधिकारियों एवं स्टाफ के बीच कार्यों का विभाजन करता है। वह प्रशासन के समस्त विभागों में तारतम्यता बनाए रखता है। इस प्रकार सचिव प्रशासनिक विभाग के संगठन तथा कुशलता के लिए उत्तरदायी होता है। सचिव स्टाफ अभिकरण का भी प्रमुख होता है। एडिशनल सेक्रेटरी, अतिरिक्त सचिव या उप सचिव, तो अतिरिक्त सचिव विभाग के अंतर्गत सौंपे गए कार्य निष्पादन को औपचारिक ढंग से सचिव के समान ही करता है। उप सचिव सचिव के अधीन सचिव के लिए कार्य करता है। उप सचिव निर्णय नहीं लेता, केवल प्रासंगिक प्रकरण सचिव के समक्ष प्रस्तुत करना इसका कर्तव्य है। समस्त पत्राचार पर वह कार्यवाही प्रारंभ करता है। वह प्रपत्रों की जांच करता है तथा नियम पूर्व निर्णय आदि कोई भी नियम पूर्ण निर्णय यदि कोई हो उद्धृत करके सचिव के समक्ष प्रकरण को प्रस्तुत करता है। वह सचिव तथा कार्यालय प्रबंधक की मिलीजुली अभिव्यक्ति है। सचिव कार्य संचालक है, उप सचिव उसकी लेखनी। तो नेक्स्ट है आयुक्त यानी कमिश्नर। राज्य के प्रशासन तंत्र में आयुक्त की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। यही संभागीय आयुक्त अपने राज्य का प्रतिनिधित्व तो तमिलनाडु, केरल, राजस्थान और आंध्र प्रदेश को छोड़कर अन्य समस्त राज्यों में संभागीय आयुक्त होता है। साधारणतः 3 से 4 या इससे अधिक जिलों को मिलाकर एक संभाग बनाया जाता है जिस पर आयुक्त का नियंत्रण होता है। इसी संभाग के प्रभारी को ही आयुक्त कहा जाता है। यह भारतीय प्रशासनिक सेवा का वरिष्ठ अधिकारी होता है। आयुक्त के कार्य क्या है? तो राज्य प्रशासन में आयुक्त के निम्नलिखित कार्य होते हैं। पहला, आयुक्त के अधीन जिले के जिलाधिकारी होते हैं। इन जिलाधिकारियों को भी समय समय पर परिपक्व अनुभवी वरिष्ठ अधिकारियों की आवश्यकता पड़ती है, तब आयुक्त की महत्वपूर्ण भूमिका रहती है। संभागीय आयुक्त प्रशासनिक मशीनरी का आवश्यक हिस्सा होता है। कभी कभी जिलाधिकारी जो कि युवा एवं अनुभवहीन होते हैं उन्हें उचित मार्गदर्शन भी यही कराते हैं। यह संबंधित क्षेत्र के समन्वयकारी होते हैं। संभागीय स्तर पर नियुक्त होने के कारण वह अपने संभाग में विभिन्न विभागों के मध्य ऐसा समन्वय करता है जो कोई दूसरा नहीं कर सकता। मध्य प्रदेश में आयुक्त कमिश्नर्स इन MP। संभागीय आयुक्त तो प्रशासन में आधारभूत तत्व हैं जो कि जनता एवं सरकार के बीच होने वाले विपरीत प्रभावों को कम करता है। मध्य प्रदेश में संभागीय आयुक्त का पद वर्ष 1956 से निरंतर बना हुआ है। इसका प्रमुख कार्य जिला प्रशासन पर नियंत्रण एवं समन्वय स्थापित करने का होता है। अब है संभागीय आयुक्त की शक्तियां एवं कार्य। तो मध्य प्रदेश में वर्तमान में 55 जिले एवं 10 संभाग हैं जिनके लिए पूरे राज्य में 10 आयुक्तों की नियुक्ति की जाती है। आयुक्त को निम्नलिखित शक्तियां प्रदान की गई हैं। प्रशासनिक कार्य, तो संभागीय आयुक्त संभागीय स्तर पर प्रशासन का वरिष्ठ अधिकारी होने के कारण कार्यरत अधिकारियों के कार्यों का न केवल निरीक्षण करता है बल्कि उनकी कार्य क्षमता एवं कार्य कुशलता का अवलोकन भी करता है। तहसील, उपखंड एवं जिला इकाइयों से राजस्व मुकदमों, भूमि हदबंदी कानून तथा भू अंतरण के प्रकरणों की नियमित रिपोर्ट की इसी कार्यालय द्वारा जांच की जाती है। संभागीय आयुक्त प्रशासनिक कार्यों में होने वाली अनियमितताओं के विरुद्ध प्राप्त शिकायतों की सुनवाई भी करता है, अर्थात संबंधित संभाग का संपूर्ण प्रशासनिक कार्य उसकी देखरेख में ही होता है। पर्यवेक्षण व समन्वय, सूखा, बाढ़, महामारी, सांप्रदायिक दंगे आदि के समय सामान्य स्थिति में भी आकस्मिक निरीक्षण या पूर्व निर्धारण दौरे के माध्यम से स्थानीय इकाइयों को मार्गदर्शन तथा सहायता प्रदान करना संभागीय आयुक्त का प्रमुख कार्य है। संभाग में शांति एवं व्यवस्था बनाए रखने के लिए वह जिलाधीश एवं पुलिस अधिकारियों के संपर्क में रहता है और इस प्रकार अपने क्षेत्र में शांति कायम करना उसका प्रमुख उद्देश्य होता है। नियंत्रण संबंधी, संभागीय आयुक्त संबंधित क्षेत्र के जिलों में संचालित हो रहे विभिन्न विकासीय और कल्याणकारी योजनाओं पर नियंत्रण स्थापित करता है। इस हेतु वह अपने अधीनस्थ कर्मचारियों पर नियंत्रण रख उनकी बैठकें लेकर विभिन्न विभागों का आय व्यय, योजनाओं, कार्यों का ब्यौरा एकत्रित कर पूरे संभाग पर नियंत्रण रखता है।
अधिकारी अपने अधीन हो रही योजना कार्यक्रम से संबंधित बातों का विस्तृत ब्यौरा प्रस्तुत करते हैं। संभागीय आयुक्त किए जाने वाले कार्यों की मॉनिटरिंग भी करता है। विकास एवं कल्याण, तो राज्य में आयुक्त को यह दायित्व सौंपा गया है कि वह अपने संभाग में संपूर्ण सर्वांगीण विकास को सुनिश्चित करने के लिए संचालित हो रही योजनाओं एवं गतिविधियों का पूरी तरह से नजर रखे। महिला एवं बाल कल्याण, अनुसूचित जाति एवं जनजाति, विकलांग एवं निराश्रित, बंधुआ मजदूर आदि के कल्याण हेतु संचालित विभिन्न केंद्रीय एवं राज्य योजनाओं के क्रियान्वयन की सफलता के लिए प्रयासरत रहता है। इस प्रकार संभागीय स्तर पर समस्त विकास एवं कल्याण की योजनाओं को वह क्रियान्वित करता है। अन्य कार्य प्रशासनिक नियंत्रण और विकास संबंधी कार्यों के देखरेख के साथ संभागीय आयुक्त निम्नलिखित कार्य भी। पहला है, न्यायिक शक्ति के अंतर्गत जिला अधिकारियों के राजस्व प्रकरणों की अपीलें विविध कानून के अनुसार सुनता है। संभागीय आयुक्त लिखित कार्यों को करता है। साथ ही जिला अनुविभाग और तहसील कार्यालयों का निरीक्षण, संभाग से संबंधित सांख्यिकी का एकत्रीकरण, बड़ी संख्या में शासन एवं राजस्व मंडल को प्रतिवेदन भेजना, योजना, विशेष प्रतिवेदन, विशेष प्रकृति के शस्त्रों के लाइसेंस प्रदान करना आदि कार्य करता है। इसी प्रकार ग्रामीण पुलिस की व्यवस्था, अतिरिक्त पुलिस व्यय का अनुमान, जेल निरीक्षण, आबकारी विभाग का सामान्य निरीक्षण, क्षेत्रीय यातायात, राजस्व भवनों के संबंध में निश्चित कर्तव्य, छत स्टाफ आदि का अपलेखन, राजस्व विभाग में अस्थायी कर्मचारियों की नियुक्ति, भू राजस्व संग्रहण का सामान्य निरीक्षण, नाहर शुल्क आदि की जानकारी भी वह रखता है। विविध अधिकारियों को दंडाधिकार एवं राजस्व शक्तियां प्रदान करने की अनुशंसा, शासन की संपत्ति का प्रबंध, भू अभिलेख संबंधी विस्तृत कर्तव्य, नजूल, कृषि, आयकर, कोषालय संबंधी कार्य आदि पर भी वह संपूर्ण नियंत्रण रखता है। तो हम लोग पुलिस प्रशासन के बारे में पढ़ेंगे। आधुनिक काल में भारत में पुलिस प्रशासन की व्यवस्था ब्रिटिश काल से प्रारंभ होती है और ब्रिटिश शासन के अंतर्गत ही पुलिस प्रशासन की व्यवस्था को सुव्यवस्थित करने के लिए वर्ष 1861 में पुलिस अधिनियम लाया गया था। भारत में पुलिस प्रशासन का जनक लॉर्ड कॉर्नवालिस को माना जाता है। वर्ष 1902 और 1905 में पुलिस अधिनियम 1861 में संशोधन किया गया एवं पुलिस संगठन की स्थापना की गई। वर्ष 1917 में इस्लिंगटन आयोग की रिपोर्ट में प्रथम बार भारतीय पुलिस सेवा का उल्लेख किया गया था। वर्ष 1920 के पश्चात भारतीयों को भारतीय शाही पुलिस में शामिल होने की अनुमति दी गई। 15 अगस्त 1947 को भारत स्वतंत्र हुआ और देश की राजनीतिक, प्रशासनिक और आंतरिक व्यवस्था में परिवर्तन किया गया, जिसके परिणाम स्वरूप भारतीय शाही पुलिस को वर्ष 1948 में भारतीय पुलिस सेवा के रूप में परिवर्तित कर दिया गया। पुलिस अधिनियम 1961 की धारा 1(3) में पुलिस शब्द को परिभाषित किया गया। मध्य प्रदेश में पुलिस प्रशासन। मध्य प्रदेश के गठन के पूर्व मध्य प्रदेश विभिन्न भागों में विभाजित था, अर्थात सेंट्रल प्रोविंस एंड बरार, मध्य प्रांत, विंध्य प्रदेश, मध्य भारत एवं भोपाल की अपनी अपनी पुलिस व्यवस्था थी। लेकिन मध्य प्रदेश के गठन 1 नवंबर 1956 के पश्चात पुलिस प्रशासन व्यवस्था का एकीकरण किया गया। वर्ष 1956 में पुलिस प्रशासन का सबसे वरिष्ठ अधिकारी पुलिस महानिरीक्षक होता था, किंतु वर्ष 1982 से मध्य प्रदेश पुलिस के सर्वोच्च पुलिस अधिकारी के रूप में पुलिस महानिदेशक डीजीपी का पद सृजित किया गया। तो वर्ष 1956 में पुलिस प्रशासन का सबसे वरिष्ठ अधिकारी पुलिस महानिरीक्षक होता था, लेकिन वर्ष 1982 से मध्य प्रदेश पुलिस के सर्वोच्च पुलिस अधिकारी के रूप में पुलिस महानिदेशक का पद सृजित किया गया। मध्य प्रदेश पुलिस का संपूर्ण संचालन पुलिस मुख्यालय भोपाल से होता है। पुलिस मुख्यालय में पुलिस महानिदेशक एवं निरीक्षक का कार्यालय है। मध्य प्रदेश पुलिस को प्रशासनिक दृष्टि से 11 आईजी जोन, 15 डीआईजी जोन और 55 जिला पुलिस मुख्यालयों में विभक्त किया गया। प्रत्येक जिले में पुलिस अधीक्षक के नियंत्रण में पुलिस प्रशासन संचालित होता है। 1860 में कर्नल H.D. टायलर इस सेंट्रल प्रोविंसेस के प्रथम पुलिस महानिरीक्षक नियुक्त हुए थे। तो 1860 में कर्नल H.D. टायलर इस सेंट्रल प्रोविंसेस के प्रथम पुलिस महानिरीक्षक नियुक्त हुए थे, जिन्होंने 1861 में पुलिस एक्ट बनाया, जिसके द्वारा पुलिस के अधिकारों एवं कर्तव्यों को मान्यता प्राप्त हुई। तो वर्तमान पुलिस संगठन, तो आईजी जोन कितने हैं? 11, डीआईजी जोन 15 हैं, पुलिस जिले 55, पुलिस अनुभाग 184, पुलिस चौकियां 575, होमगार्ड विभाग 106, पुलिस कंट्रोल रूम 53, पुलिस थाना 1061, पुलिस बटालियन
26। मध्य प्रदेश का सर्वोच्च पुलिस अधिकारी डीजीपी पुलिस महानिदेशक। तो वर्ष 1956 में मध्य प्रदेश पुनर्गठन के समय मध्य प्रदेश पुलिस के सबसे वरिष्ठतम अधिकारी के रूप में पुलिस महानिरीक्षक का पद सृजित किया गया था, किंतु वर्ष 1982 से मध्य प्रदेश पुलिस के सर्वोच्च पुलिस अधिकारी के रूप में पुलिस महानिदेशक डीजीपी का पद सृजित किया गया। राज्य पुलिस प्रशासन में महानिदेशक का पद सबसे महत्वपूर्ण होता है और प्रतिष्ठापरक होता है। वह राज्य सरकार तथा पुलिस विभाग के मध्य एक संपर्क सेतु का कार्य करता है। मध्य प्रदेश में पुलिस महानिदेशक डीजीपी पुलिस विभाग का सर्वोच्च वरिष्ठ अधिकारी होता है। उसके पश्चात क्रमशः अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक एडीजीपी, एडीजी, पुलिस महानिरीक्षक आईजी, सहायक पुलिस महानिरीक्षक डीआईजी, पुलिस अधीक्षक एसपी, उप पुलिस अधीक्षक डीएसपी या सीएसपी या एसडीओपी। मध्य प्रदेश में पुलिस अधिकारी के रूप में पुलिस प्रशासन की व्यवस्था का संचालन व क्रियान्वयन संपन्न करवाते हैं। भारतीय पुलिस अधिनियम 1861 के अनुच्छेद 4 के तहत तत्कालीन सामान्य जिले के समस्त पुलिस प्रशासन के लिए पुलिस महानिदेशक एवं पुलिस महानिरीक्षक उत्तरदायी होता है। पुलिस प्रशासन व पुलिस महानिरीक्षक मध्य प्रदेश सरकार के गृह विभाग के प्रमुख सलाहकार एवं कर्तव्यनिष्ठ पुलिस अधिकारी होने के कारण निम्नलिखित कर्तव्यों का निर्वहन करते हैं। सबसे ऊपर होता है पुलिस महानिदेशक, ये आईपीएस अधिकारी होता है। फिर अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक एडीजीपी होता है, ये एडीजीपी होता है। फिर पुलिस महानिरीक्षक आईजीपी, पुलिस उप महानिरीक्षक डीआईजी, फिर वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक एसएसपी या सहायक पुलिस महानिरीक्षक एआईजी, पुलिस अधीक्षक एसपी, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक एडिशनल एसपी, डिप्टी एसपी या सीएसपी या डीएसपी। फिर अधीनस्थ कर्मचारी या अधीनस्थ पुलिस कर्मचारी होते हैं। पहला है पुलिस निरीक्षक या नगर निरीक्षक, जिसे टीआई कहा जाता है। पुलिस निरीक्षक या नगर निरीक्षक, जिसे टीआई कहा जाता है। फिर सूबेदार होता है, सूबेदार। फिर पुलिस उप निरीक्षक, जिसे एसआई कहते हैं, पुलिस उप निरीक्षक जिसे एसआई कहते हैं। सहायक पुलिस उप निरीक्षक, जिसे एएसआई कहते हैं। हेड कांस्टेबल, फिर कांस्टेबल। ये पूरी पुलिसिया व्यवस्था है। तो अब इसमें कार्य देख लेते हैं। जो आईजी के कार्य होते हैं, जो डीआईजी कार्य होते हैं, उनको देख लेते हैं। तो वह समस्त सूचनाओं जानकारियों के संग्रहित करने व संप्रेषित करने हेतु राज्य सरकार के प्रति उत्तरदायी होता है। इस कार्य में उसकी सहायता उप महानिरीक्षक करता है। महानिदेशक या महानिरीक्षक का यह दायित्व है कि वह राज्य सरकार को उन सभी घटनाक्रमों से परिचित कराता रहे जिनसे कि कानून व्यवस्था के कुप्रभावित होने का संकट होता है। वह औद्योगिक अशांति, सांप्रदायिक तनाव, कृषकों के आंदोलन तथा छात्र आंदोलन आदि की जानकारियों से शासन को अवगत कराता है। वह राज्य सरकार को न केवल अपराध की स्थिति से अवगत कराता है, अपितु वह यह भी बताता है कि किस विशिष्ट प्रकृति के अपराध गंभीर रूप ग्रहण कर रहे हैं। इस काम में उसकी सहायता उप निरीक्षक करता है। तो वह न केवल राज्य सरकार को उन सभी मामलों से अवगत कराता है जिनसे कि राज्य की सुरक्षा को संकट पैदा होने का शंका होती है, अपितु वह ऐसे प्रतीकात्मक प्रयास भी करता है जिनके कारण संकट उत्पन्न होता है। वह राज्य के पुलिस विभाग में आंतरिक अर्थ प्रबंधन के लिए उत्तरदायी होता है। आंतरिक अर्थ प्रबंध के लिए उत्तरदायी होता है। उसे सदैव यह देखना पड़ता है कि क्या पुलिस के पास जनशक्ति तथा अन्य साधन पूरी मात्रा में उपलब्ध हैं अथवा नहीं। वह ऐसी भी व्यवस्था करता है ताकि सभी प्रकार के अतिरिक्त स्थान तुरंत भरे जा सकें तथा वह सभी कर्मचारियों, कार्यालयों, भंडार गृह के लिए उचित आवास की व्यवस्था भी करता है। क्योंकि वह राज्य में पुलिस विभाग का अध्यक्ष होता है, वह पुलिस विभाग से संबंधित सभी विषयों में प्रधान सलाहकार की भूमिका निर्वहन करता है। वह राज्य सरकार को ऐसे विषयों में भी सलाह देता है जिनका संबंध अति महत्वपूर्ण व्यक्तियों वीवीआईपी की सुरक्षा बनाए रखने से होता है। उदाहरण के लिए जिनका संबंध सरकारों के शासनाध्यक्षों, प्रधानमंत्री व राष्ट्रपति तथा अन्य महत्वपूर्ण व्यक्तियों से होता है, वह उनकी सुरक्षा के प्रबंध करता है। वह राज्य सरकार को उस समय भी परामर्श देता है जब उसे राज्य व्यापी कदम उठाने पड़ते हैं तथा शासन को राज्य पुलिस की सहायता की आवश्यकता पड़ती है। उदाहरण के लिए ऐसे अवसर समान निर्वाचन या व्यापक अशांति के प्रसंग में आते हैं। उसका मुख्य प्रशासनिक कार्य होता है कि वह अपने सतत अधीक्षण या निरीक्षण की सहायता से पुलिस संगठन कुशलता बनाए रखे ताकि पुलिस बल अपने निम्नलिखित 2 कार्यों का भली भांति निर्वहन कर सके। पहला, राज्य में अपराधों की अन्वेषण तथा नियंत्रण करने का प्रयास कार्य तथा कानून व्यवस्था को बनाए रखने का काम। उपरोक्त बिंदुओं से स्पष्ट है कि राज्य पुलिस प्रशासन में महानिदेशक तथा पुलिस महानिरीक्षक का
पद प्रतिष्ठा परक तथा पुलिस पदसोपान में शीर्षस्थ है, जो पुलिस प्रशासन व सरकार के मध्य एक कड़ी का कार्य करता है। स्मरणीय तथ्य। तो वर्ष 1956 में महाराष्ट्र के तत्कालीन गवर्नर H.K. महताब की सिफारिश के आधार पर वर्ष 1928 बैच के महाराष्ट्र पुलिस कैडर के अधिकारी IPS बीजी घाटे को मध्य प्रदेश के प्रथम पुलिस महानिरीक्षक पद पर नियुक्त किया गया था। मध्य प्रदेश में सर्वोच्च पुलिस अधिकारी के पद के रूप में बीजी घाटे का कार्यकाल 1 नवंबर 1956 से 31 मई 1958 तक। फिर है KF रुस्तम। तो वर्ष 1938 में KF रुस्तम सेंट्रल प्रोविंस एंड बरार के अंतर्गत इंपीरियल सिविल सर्विसेज में चयनित हुए थे तथा उन्हें सेंट्रल प्रोविंस एंड बरार के प्रथम पुलिस महानिदेशक एवं महानिरीक्षक पद को शोभित करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ था। तत्पश्चात दिसंबर 1947 में KF रुस्तम को वर्तमान मध्य प्रदेश के पश्चिमी भाग में स्थित राजगढ़ जिले का पुलिस अधीक्षक तथा वर्ष 1948 में अकोला जिले का पुलिस अधीक्षक और वर्ष 1949 में औरंगाबाद डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल नियुक्त किया गया था। वर्ष 1952 में KF रुस्तम को भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के मुख्य सुरक्षा अधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया था। वर्ष 1956 में मध्य प्रदेश गठन के पश्चात 1 जून 1958 से 19 जुलाई 1965 तक KF रुस्तम मध्य प्रदेश पुलिस के महानिरीक्षक नियुक्त किए गए। तो मध्य प्रदेश के पुलिस महानिरीक्षक की सूची। सबसे पहले थे बीजी घाटे, 1956 से 1958 के बीच रहे। फिर है KF रुस्तम जी 1958 से 1965, BM शुक्ल 1965 से 1968, BA शर्मा 1968 से 1969, BM शुक्ल फिर से 1969 से 1972, RN नागू 1973 से 1974, KL दीवान 1974 से 1975, HM जोशी 1975 से 1977, KS कुकरेजा 1977 से 22/4/1977 से 6/5/1977 के बीच में बनते हैं। फिर HM जोशी 1977, 7/5/1977 से 1/8/1977, KK दवे 1977 से 1978, BP दुबे 1978 से 1979, PR खुराना 1979 से 1980, JS कुकरेजा 1980 से 1981 और BP दुबे 1981 से 1982। अब मध्य प्रदेश के पुलिस महानिदेशक की सूची। तो BP दुबे बनते हैं 1982 से 1983, HM जोशी 1983 से 1984, BK मुखर्जी 1984 से 1986, M नटराजन 1986 से 1988, BK मुखर्जी 1988 से 1989। नेक्स्ट है M नटराजन 1989 यानी 27/1/1989 से 31/10/1989। फिर PD मालवी 1989 से 1990, HV सिंह 1990 यानी 5/6/1990 से 31/12/1990, RP शर्मा 1991 से 1992, KS राठौर 1992 यानी 10/5/1992 से 30/11/1992, दया किशोर आर्य 1992 से 1993, RP शर्मा 1/1/1993 से 31/12/1993, JN सक्सेना 1/1/1994 से 30/6/1994, प्रताप सिंह 1994 से 1995, शरद चंद्र 1995 से 1996, DP खन्ना 1997। फिर अयोध्यानाथ पाठक 1996 से 1997, BP सिंह 1998 से 1999। फिर नेक्स्ट है SC त्रिपाठी 1999 से 2001, AN सिंह 2002 से 2002 यानी कि 1/1/2002 से 31/7/2002, दिनेश चंद्र जुगरान 2002 से 2003, SK दास 2003 से 2005, स्वराजपुरी 2005 से 2006, AR पवार 2006 से 2008, SK राउत 2008 से 2012, नंदन दुबे 2012 से 2014, सुरेंद्र सिंह 2014 से 2016, ऋषि कुमार शुक्ला 2016 से 2019, विजय कुमार सिंह गुर्जर 2019 से 2020, विवेक जौहरी 2020 से 2022 और सुधीर कुमार सक्सेना 5 मार्च 2022 से वर्तमान तक। आशा गोपालन मध्य प्रदेश पुलिस सेवा संवर्ग के प्रथम महिला IPS अधिकारी आशा गोपालन थी, जिनका जन्म 14 सितंबर 1952 को भोपाल में हुआ था। आशा गोपालन वर्ष 1976-77 में भारतीय पुलिस सेवा को उत्तीर्ण कर मध्य प्रदेश के शिवपुरी जिले की प्रथम महिला पुलिस अधिकारी नियुक्त हुई थी। IPS आशा गोपालन को वर्ष 1984 में राष्ट्रपति द्वारा गैलेंट्री पुलिस मेडल प्रदान किया गया था।
उन्होंने भोपाल में अनाथ एवं शोषित गरीब बच्चों के आवास, भोजन एवं शिक्षा के लिए नित्य सेवा नामक एनजीओ की स्थापना की थी। इसके अतिरिक्त आशा गोपालन ने कलर्स ऑफ इंडिया नामक पुस्तक का भी लेखन किया था। चलिए मध्य प्रदेश के प्रशिक्षण संस्थानों के बारे में पढ़ते हैं। मध्य प्रदेश में पुलिस को ट्रेनिंग देने के लिए प्रशिक्षण संस्थान कार्यरत है, जिसमें मध्य प्रदेश पुलिस अकेदमी भौरी भोपाल, जवाहरलाल नेहरू पुलिस अकेदमी सागर, पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय इंदौर, पुलिस प्रशिक्षण शाला पचमढ़ी, पुलिस प्रशिक्षण शाला रीवा, पुलिस प्रशिक्षण शाला उमरिया, पुलिस प्रशिक्षण शाला तिगरा, पुलिस प्रशिक्षण शाला सागर, पुलिस प्रशिक्षण शाला उज्जैन। मध्य प्रदेश पुलिस अकेदमी भौरी राज्य पुलिस सेवा संवर्ग के अंतर्गत उप पुलिस अधीक्षक, टीएसपी परिवीक्षाधीन एवं नव नियुक्त उप निरीक्षक की बुनियादी प्रशिक्षण एवं उप निरीक्षक के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक स्तर के अधिकारियों को इन सर्विस प्रशिक्षण दिया जाता है। रुस्तम जी सशस्त्र पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय इंदौर। उद्देश्य क्या है? बिसवल के नव आरक्षक एवं पुलिस निरीक्षक, बिसवल के अधिकारी कर्मचारी का बुनियादी प्रशिक्षण एवं बिसवल के अधिकारियों कर्मचारियों को विभागीय कोर्स का प्रशिक्षण देना, सूबेदार बुनियादी प्रशिक्षण, आधारभूत प्रशिक्षण, उप निरीक्षक, उप पुलिस अधीक्षक को वेपन एवं टैक्टिक्स कोर्स की डीआई कोर्स, पीटीआई कोर्स, आउटडोर ट्रेनिंग कोर्स, यूएसी कोर्स, फाउंडेशन कोर्स का प्रशिक्षण प्रदान करना। इतिहास तो पुलिस बल में हुए विस्तार एवं प्रशिक्षण की आवश्यकताओं को दृष्टिगत रखते हुए सशस्त्र पुलिस का प्रशिक्षण हेतु वर्ष 1980 में इस संस्थान की स्थापना की गई। वर्ष 1988 में प्रशिक्षण संस्थान को महाविद्यालय का दर्जा दिया गया। वर्ष 2003 में इस संस्थान को रुस्तम जी सशस्त्र पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय का नाम दिया गया। संस्था प्रमुख के पद पर भारतीय पुलिस सेवा के अधिकारी डॉक्टर वरुण कपूर पदस्थ हैं। जवाहरलाल नेहरू पुलिस अकेदमी, यह संस्थान प्रदेश का एकमात्र संस्थान है जो वर्ष 1906 में स्थापित है। यह संस्थान 1906 में स्थापित है और यह संस्थान 1660 में राजा उदल शाह द्वारा निर्मित किले में स्थापित है, जो कि ऐतिहासिक दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण स्थान रखता है। 1818 में यह किला अंग्रेजों के आधिपत्य में आ गया। इसी किले में 1857 की क्रांति के समय अंग्रेजों को संरक्षण मिला था। 1906 में इसी किले में पुलिस प्रशिक्षण स्कूल स्थापित किया गया था। 1906 में इसे पुलिस महाविद्यालय का तथा 1986 में पुलिस अकादमी का दर्जा प्राप्त हुआ। मध्य प्रदेश के सागर जिले में राजा उदय शाह के द्वारा निर्मित किले 1660 में वर्ष 1906 में पुलिस प्रशिक्षण विद्यालय की स्थापना की गई थी। इसके प्रथम प्राचार्य श्री जी.डब्ल्यू. गेयर थे। वर्ष 1936 में इस पुलिस प्रशिक्षण विद्यालय को पुलिस महाविद्यालय एवं वर्ष 1986 में पुलिस अकादमी का दर्जा प्रदान किया गया था। पुलिस अकादमी का दर्जा प्राप्त होने के पश्चात इस पुलिस प्रशिक्षण संस्थान को जवाहरलाल नेहरू पुलिस अकादमी नाम प्रदान किया गया। उद्देश्य क्या है? सीधी भर्ती के सूबेदार या उप निरीक्षकों तथा नव आरक्षकों को बुनियादी प्रशिक्षण एवं आबकारी विभाग के अधिकारियों को बुनियादी प्रशिक्षण, पुलिस विभाग के सेवारत अधिकारियों एवं अन्य विभाग के सुरक्षा अधिकारियों को इन सर्विस कोर्स का प्रशिक्षण देना। जेएनपीए हैदराबाद से बुनियादी प्रशिक्षण प्राप्त भारतीय पुलिस सेवा के मध्य प्रदेश कैडर के अधिकारियों को 1 माह का प्रायोगिक प्रशिक्षण प्रदान करना। रुस्तम जी सशस्त्र पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय इंदौर। पुलिस बल में हुए विस्तार एवं प्रशिक्षण की आवश्यकताओं को दृष्टिगत रखते हुए सशस्त्र पुलिस के प्रशिक्षण हेतु 1980 में इस संस्था की स्थापना की गई। वर्ष 1988 में प्रशिक्षण संस्था को महाविद्यालय का दर्जा दिया गया। वर्ष 2003 में इस संस्था को रुस्तम जी सशस्त्र पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय का नाम दिया गया। 2017 में बुनियादी प्रशिक्षण एवं विशेष प्रशिक्षण के कई कोर्स संचालित किए गए। महाविद्यालय का मुख्य कार्य आरक्षकों से लेकर उप निरीक्षकों तथा उप पुलिस आरक्षकों को बुनियादी प्रशिक्षण तथा सर्विस प्रशिक्षण देना है। इसके अतिरिक्त विभिन्न प्रशिक्षण संस्थाएं कार्यरत हैं। पुलिस प्रशिक्षण संस्था स्थान तो अपराध अनुसंधान प्रशिक्षण संस्थान सागर में है, यातायात प्रशिक्षण संस्थान भोपाल में है, वायरलेस प्रशिक्षण संस्थान इंदौर में है, वाहन कर्मचारी प्रशिक्षण संस्थान रीवा में है, स्वान प्रशिक्षण केंद्र भोपाल भदभदा है, आर्म्स एंड प्रैक्टिस सेंटर इंदौर में है, पुलिस बैंड संस्थान भोपाल में, क्षेत्रीय जेल प्रबंधन अनुसंधान संस्थान भोपाल में है, प्लाटून कमांडर प्रशिक्षण केंद्र जबलपुर इंदौर ग्वालियर में है, जिला आरक्षक प्रशिक्षण शाला तिगरा ग्वालियर उमरिया इंदौर रीवा पचमढ़ी उज्जैन में है। मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा जिले में 6 जून
2019 को राज्य महिला पुलिस अकादमी की स्थापना की स्वीकृति प्रदान की गई है। इसके अतिरिक्त प्रदेश में महिला सुरक्षा के लिए जबलपुर जिले में रानी दुर्गावती महिला पुलिस बटालियन एवं प्रशिक्षण केंद्र की स्थापना की घोषणा तत्कालीन मुख्यमंत्री श्री कमलनाथ द्वारा 15 अगस्त 2019 को की गई। मध्य प्रदेश में होमगार्ड का केंद्रीय प्रशिक्षण संस्थान मध्य प्रदेश के जबलपुर जिले के मंगेली में स्थापित किया गया है, जबकि मध्य प्रदेश होमगार्ड का मुख्यालय भोपाल में स्थापित है। मध्य प्रदेश में पुलिस कमिश्नरी प्रणाली, तो मध्य प्रदेश के भोपाल एवं इंदौर शहर में पुलिस कमिश्नर प्रणाली को 9 सितंबर 2021 को लागू किया गया। पुलिस कमिश्नर प्रणाली वर्तमान में प्रचलित सामान्य पुलिसिंग व्यवस्था से कई मायनों में अलग है। इसमें सबसे मुख्य बात यह है कि पुलिस कमिश्नर प्रणाली में सीआरपीसी के सारे अधिकार आईपीएस अधिकारी को प्राप्त हो जाते हैं। इस स्थिति में कानून व्यवस्था से जुड़े कोई भी निर्णय पुलिस कमिश्नर तत्कालीन स्थिति के आधार पर ले सकते हैं। सामान्य पुलिसिंग व्यवस्था में यह अधिकार डीएम कलेक्टर के पास होते हैं। उदाहरण स्वरूप, जब आपातकालीन स्थिति जैसे दंगे की स्थिति में लाठीचार्ज करना हो या फायरिंग करने के लिए कलेक्टर या एसडीएम से अनुमति लेनी पड़ती। सामान्य पुलिसिंग व्यवस्था में सीआरपीसी के तहत जिलाधिकारी को कानून व्यवस्था बरकरार रखने के लिए कई शक्तियां प्रदान की गई हैं, लेकिन पुलिस कमिश्नर प्रणाली लागू होने के बाद अब पुलिस तुरंत कार्रवाई कर सकती है, क्योंकि इस व्यवस्था में सीआरपीसी के सारे अधिकार पुलिस कमिश्नर के पास आ जाते हैं। इस नवीन व्यवस्था में धारा 140 लगाने, कर्फ्यू लगाने, 151 में गिरफ्तार करने, 107/16 में चालान करने जैसी विभिन्न मजिस्ट्रियल शक्तियां पुलिस महानिरीक्षक, आईजीपी रैंक के आईपीएस अधिकारियों जो कमिश्नर के रूप में तैनात किए जाते हैं को प्राप्त हो जाती हैं। विभिन्न समितियों द्वारा पुलिस कमिश्नरी प्रणाली की स्थापना या अनुशंसा। तो पहला है धर्मवीरा आयोग। पुलिस तंत्र में सुधार के उद्देश्य से वर्ष 1977 में पूर्व राज्यपाल धर्मवीरा की अध्यक्षता में गठित छठे राष्ट्रीय पुलिस आयोग ने अपनी रिपोर्ट में 5 लाख या उससे अधिक की आबादी वाले महानगरों के लिए पुलिस कमिश्नरी प्रणाली की अनुशंसा की थी। पद्मनाभैया समिति 2000, तो वर्ष 2000 में पद्मनाभैया समिति ने भी अन्य सुधारों के साथ अधिक जनसंख्या वाले महानगरों में पुलिस कमिश्नरी प्रणाली लागू करने का सुझाव दिया था। वर्ष 2005 में केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा पुलिस तंत्र में सुधार के लिए एक आयोग का गठन किया गया। आयोग द्वारा प्रस्तावित ड्राफ्ट मॉडल पुलिस एक्ट में 10 लाख या उससे अधिक की आबादी वाले महानगरों के लिए पुलिस कमिश्नरी प्रणाली को आवश्यक बताया गया था। राज्य सूची का विषय है पुलिस। तो संविधान की 7वीं अनुसूची के तहत पुलिस विषय राज्य सूची के अंतर्गत आता है। यही कारण है कि पुलिस बल का नियंत्रण राज्य अपने स्वविवेक से करता है। इसी क्रम में ही मध्य प्रदेश सरकार द्वारा इंदौर एवं भोपाल में पुलिस कमिश्नर प्रणाली को लागू करने का निर्णय लिया गया था। इस प्रणाली को लागू करने वाला मध्य प्रदेश देश का 17वां या 17th राज्य है। मध्य प्रदेश पुलिस का ध्येय वाक्य है देशभक्ति जनसेवा। देशभक्ति जनसेवा। राज्य में क्षेत्रीय जेल प्रबंधन अनुसंधान संस्थान भोपाल में स्थित है। प्रत्येक 21 अक्टूबर को राज्य में पुलिस स्मृति दिवस मनाया जाता है। मध्य प्रदेश पुलिस बैंड स्कूल भोपाल में है। महिला पुलिस ट्रेनिंग सेंटर छिंदवाड़ा में है। 2019 में इसको स्थापित किया गया था। महिला जेल जबलपुर एवं नर्मदापुरम में है। किशोर बंदी गृह नरसिंहपुर एवं जबलपुर में है। मध्य प्रदेश नारकोटिक्स शाखा इंदौर, मंदसौर एवं नीमच जिले में स्थापित की जा रही है। मध्य प्रदेश में इंटीग्रेटेड पुलिस ट्रेनिंग कॉम्प्लेक्स ग्राम भौरी भोपाल में स्थापित किया जा रहा है। तो मध्य प्रदेश के बैतूल जिले के रानीपुरा में प्रदेश का प्रथम पुलिस संग्रहालय स्थापित किया गया है। 15 मई 1913 को बैतूल में रानीपुरा थाना की स्थापना की गई थी। शहीद स्वतंत्रता संग्राम सेनानी विष्णु सिंह गोंड ने ब्रिटिश काल में इस थाने को आग के हवाले कर दिया था। मध्य प्रदेश के भूतपूर्व डीजीपी श्री ऋषि कुमार शुक्ल को 2 फरवरी 2019 को सीबीआई केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो का निदेशक नियुक्त किया गया, जिनका कार्यकाल 3 फरवरी 2021 तक था। वर्ष 2015 में सर्वप्रथम डायल 100 सेवा की शुरुआत करने वाला मध्य प्रदेश देश का प्रथम राज्य है। नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में आंतरिक सुरक्षा के लिए 36वीं वाहिनी विशेष सशस्त्र बल का गठन बालाघाट 4 अगस्त 2015 को किया गया। राज्य की प्रथम एवं देश की तीसरी अंडा सेल भोपाल में है। मध्य प्रदेश विशेष सशस्त्र बल अधिनियम 1968 में लागू हुआ, जिसके अंतर्गत 26 बटालियन कार्यरत हैं। शासकीय रेलवे पुलिस बल का मुख्यालय भोपाल में है। इसे 3 पुलिस सेक्शनों भोपाल, इंदौर और जबलपुर में विभाजित किया गया है। मध्य प्रदेश में जेल पुलिस विभाग से पृथक एक विभाग है। मध्य प्रदेश में कुल 11 सेंट्रल जेल हैं, 41 जिला जेल हैं, 78 उप जिला जेल हैं, 2 किशोर जेल हैं, 2 महिला जेल हैं एवं 6 खुली जेल संचालित हैं।
राज्य में होमगार्ड पुलिस प्रशासन का एक महत्वपूर्ण संगठन है। मध्य प्रदेश में होमगार्ड को कुल 106 कंपनियां हैं। मध्य प्रदेश में ग्राम एवं नगर रक्षा समिति अधिनियम 1999 में लागू किया गया, जिसके अंतर्गत सुशासन एवं कानून व्यवस्था के लिए ग्राम एवं नगर समिति का गठन किया जाता है। पोलनेट, तो मध्य प्रदेश पुलिस नेट सुरक्षा का नाम है पोलनेट। इंदौर सेंट्रल जेल का खुद का एफएम रेडियो क्या है, जेलवाणी लॉन्च किया गया। सुभद्रा कुमारी महिला जेल जबलपुर में है। राज्य के कुल क्षेत्रफल में प्रति 100 वर्ग किलोमीटर में पुलिस की उपस्थिति का अनुपात 27 है। बंदी हित दिवस फरवरी मनाया जाता है। 1964 भोपाल से शुरू हुआ ये। फिर महिला अपराध जागरूकता अभियान जनवरी 2021 में मध्य प्रदेश पुलिस द्वारा चलाया गया। अब चलते चलते कुछ प्रश्न देख लेते हैं। तो वल्लभ भवन भोपाल किस प्रसिद्ध प्रशासनिक भवन का नाम है? वल्लभ भवन भोपाल किस प्रसिद्ध प्रशासनिक भवन का नाम है? तो ये राज्य सचिवालय का नाम है, राज्य सचिवालय का नाम। तो मध्य प्रदेश सेवा संवर्ग की प्रथम महिला आईपीएस अधिकारी हैं आशा गोपालन है। इसमें से कौन मध्य प्रदेश के मुख्य सचिव नहीं रहे हैं? तो कौन नहीं रहे हैं इसमें दोस्तों? डी नंबर होगा, पीके नरोला। पीके नरोला नहीं रहे हैं। मध्य प्रदेश का प्रथम पुलिस संग्रहालय रानीपुरा किस जिले में स्थित है? तो रानीपुरा ये बैतूल जिले में स्थित है। मध्य प्रदेश पुलिस के प्रथम महानिरीक्षक कौन थे? तो बीजी घाटे थे, बीजी घाटे। चलिए यहाँ से हमारा ये सामान्य प्रशासन का चैप्टर समाप्त होता है। अगर आपको वीडियो सीरीज अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने का प्रयास करें। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।